हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों के, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव रिलेशंस कैसे हैं, लॉ मेकिंग रिलेशन कैसे हैं, ठीक है। और उसके चार एस्पेक्ट होते हैं। हमने ये वाला पैराग्राफ जो है सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी फॉर्म में डिस्कस करके इसको हमने वाइंड अप करा था कि इसके चार जो है वो पहलू होते हैं कि एक तो टेरिटोरियल एक्सटेंट जो है सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेशन का, वो कितना है कि कौन कौन सी टेरिटरीज में जो कानून है वो लागू होगा। क्या हमें अभी इस डिस्कशन को कंटिन्यू करना है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ कोई भी कानून जो है वो राज्य के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है क्या, और अगर होता है तो फिर जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 जब तक लागू रहती थी, आर्टिकल 370, तो उस टाइम पर सरकमस्टांसेस क्या थे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, और पार्लियामेंट का बनाया हुआ है कोई भी कानून स्टेट फील्ड में, अगेन वो किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है, और सेंटर का क्या कंट्रोल आता है कभी, और आता है तो किन परिस्थितियों में, किन सरकमस्टांसेस में आता है कि वो जो स्टेट के पास जो टॉपिक्स हैं लॉ मेकिंग के, यानी कि जो स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अंदर हस्तक्षेप कर सकता है, इंटरफेरेंस कर सकता है कि नहीं। अगर ये होता है तो ये चार पहलू हमें किस फॉर्म में देखने को मिलते हैं। इन चार एस्पेक्ट्स को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन। मुझे ज़रा एक बात बताओ ठकुराइन, आप स्टडी रूम में होगे, आप बोल नहीं पाओगे। ईशा, मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है टेरिटोरियल एक्सटेंट, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जगह दे रखा है हमें सेंट्रल लेजिस्लेशन, और दूसरी जगह हमें श्रेया दे रखा है स्टेट लेजिस्लेशन। तो आशमा, ईशा, आप लोग मुझे ये बताओ कि सेंट्रल लेजिस्लेशन का टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना होता है। फायका, कोशिश करो बताने की, सेंट्रल लेजिस्लेशन का जो टेरिटोरियल एक्सटेंट होता है वो कितना होता है, कोई भी बोलो। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। और स्टेट लेजिस्लेशन का दायरा कितना होता है, एक पर्टिकुलर स्टेट तक, ठीक है। सेंट्रल का आपने बोला कि ऑल ओवर इंडिया है ना, लेकिन देर, क्या कह रहे हो, बियॉन्ड कंट्री, आप दूसरी कंट्री के लिए लॉ बना डालोगे। कैसे, बताना जरा मुझे। ऐसा कौन सा सेंट्रल लेवल का लेजिस्लेशन जो बियॉन्ड कंट्री इंप्लीमेंट होता है, लागू होता है। हाँ, हाँ, रिक्वेस्ट कर सकती है, लेकिन उसके बाद उस कंट्री का कानून भी तो मद्देनजर रखा जाएगा। अगर ऐसा होता, हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से कितने टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो क्या कहते हैं, किंगफिशर के मालिक का क्या नाम था, उसको वापस भेजने की बात जो चल रही है, विजय माल्या, है ना, हाँ, कि विजय माल्या को जो है वापस कर दो। ब्रिटेन में ही छुप कर बैठा हुआ ना वो, और खुलेआम छुप करके, मतलब खुलेआम घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है, छुप करके बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी वो जो एग्रीमेंट है दोनों देशों के बीच में वो इंप्लीमेंट होगा। तो यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि हमारे देश का सेंट्रल लेवल का जो कानून है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। देखो, मैं यहां पर गौरव बात कर रहा हूं लागू होने की, लागू करने की। यूएन के भी जैसे बड़े सारे कानून होते हैं, इंडिया, हम पढ़ते हैं ना श्रेया, इंटरनेशनल रिलेशंस में, पीएमएफआईएस की बुक में, इन्वायरमेंटल जो कन्वेंशन होती हैं, 90% श्रेया इन्वायरमेंटल कन्वेंशन जो होती हैं वो फोर्सेबल तरीके से कंट्री से रेटिफाई नहीं करवाई जाती है। लेकिन बहुत बार कंट्री देख लेती ना श्रेय के, हम इसको साइन तो कर रहे हैं, लेकिन रेटिफाई यानी कि जो लॉ बनाएंगे अपनी कंट्री में, वो अपने देश की परिस्थितियों को देखते हैं, और जब बेस्ट सिनेरियो आएगा तब हम बनाएंगे इसके ऊपर। जैसे आज के जमाने में ऑलमोस्ट हर एक जो मॉडर्न कंट्री है फायका, तो वो ये करते हैं, कानून इस तरीके से बनाते हैं, कानूनी व्यवस्था, कि उन्होंने मैरिटल रेप को एक पनिशेबल ऑफेंस बना रखा है, ठीक है। हमारे देश में बताओ ईशा, क्या मैरिटल रेप एक पनिशेबल ऑफेंस है? नहीं। बहुत सारी जो कंट्रीज हैं आजकल एक मॉडर्निटी की तरफ बढ़ पड़ी हैं, खुशी, वो कोशिश कर रही हैं अपने देशों में, और ला भी चुकी हैं ऐसे कानून
कि उन्होंने फांसी की सजा को रद्द कर दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फांसी की सजा को क्या बोलते हैं हम लोग लॉ की लैंग्वेज में, कैपिटल पनिशमेंट, उसको रद्द कर दिया है। लेकिन भारत में क्या फांसी की सजा नहीं होती किसी को भी? रद्द हो गया ये? बताओ। नहीं, ऐसा नहीं है अभी तक। इस पे विचार विमर्श चल रहा है श्रेया जैद, लेकिन अभी कंप्लीट तरीके से रद्द नहीं करा गया। ठीक है, तो आपने ये बोला कि भाई समझते हैं इस टॉपिक को, आराम आराम से ही चलेंगे बिल्कुल टोटोइज रेस की तरह, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कोई भी कानून है, अब सेंट्रल लेजिस्लेशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, देखो ये वाला जो सेंट्रल लेजिस्लेशन है, अगर मुझे इसको जेन्युइन तरीके से डिफाइन करना है तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, सेंट्रल लेजिस्लेशन कौन बनाता है? श्रेया, कहां से आता है सेंट्रल लेजिस्लेशन? जो पॉइंट नंबर 1 है वो कहां से है? पार्लियामेंट से। हमारे देश में फाइका पार्लियामेंट के कितने हाउसेस होते हैं? खुशी, कितने हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट के हमारे देश में? 2 होते हैं। स्टेट लेजिस्लेशन कौन बनाता है? स्टेट लेजिस्लेशन। स्टेट क्या होता है निर्भय? चाटा मारना जरा अपने आपके, स्टेट क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के कितने हाउसेस होते हैं? ज्यादातर कैसे होता है? यूनिकैमरल। 90% राज्यों में कौन सा हाउस एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? विधानसभा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और बाकी 6 राज्य हमारे देश में ऐसे हैं जहां पर दोनों हाउसेस एग्जिस्ट करते हैं, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, विधानसभा भी और विधान परिषद भी। फाइका, खुशी, समझ में आ रहा है? पक्का? कोई डाउट यहां तक? आशिमा क्लियर है? आर्यन? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे बड़ी बात तो कि जो लेजिस्लेटिव पावर जो होती है, कि सेंटर के पास और स्टेट के पास लेजिस्लेटिव पावर क्या है, उसकी टेरिटोरियल लिमिट्स को डिफाइन करता है। उसकी टेरिटोरियल लिमिट्स को डिफाइन करता है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ प्रॉपर तरीके से, तो देखो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी कि मैंने किसी स्टेट पीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इस क्वेश्चन को देखा था स्टेटमेंट की फॉर्म में, या फिर यूपीएससी में देखा था। लेकिन ये जो लाइन है ना, इंट्रोडक्टरी लाइन, ये एक बारी मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखी हुई है यूपीएससी या स्टेट पीएससी के, और ये उस क्वेश्चन का क्रक्स था। जिसको ये पता था ना, वही वो राइट आंसर तक पहुंच सकता था। मैंने करा हुआ है ऐसा सॉल्व, मुझे ये याद नहीं है कि स्टेट पीएससी में के पेपर में करा हुआ है मैंने सॉल्व इसको, या फिर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये लाइन आ गई थी डिट्टो उठकर, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफाइन करता है टेरिटोरियल लिमिट्स कितनी होंगी लेजिस्लेटिव पावर की सेंटर और स्टेट के पास जो है। अब पॉइंट ये ना कि जैसे बहुत सारी चीजों की हम लोग श्रेय लिस्टिंग नहीं बनाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में वाली चीज डिफाइंड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में वाली चीज लिखी नहीं गई है, इसलिए उसने पूछा था बस परेशान करने को। ठीक है, तो याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिफाइन करता है, टेरिटोरियल लिमिट्स कितनी होंगी लॉ मेकिंग पावर की, सेंटर की और स्टेट की, जिसको हम लोग ऑफिशियल तौर पर बोले तो सेंटर स्टेट कुछ नहीं होता, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की। राइट, अब देखो इसके पहलुओं को समझते हैं। 4 पहलू थे, 4 एस्पेक्ट थे सेंट्रल स्टेट के लेजिस्लेटिव रिलेशन के। एक एक पहलू के अंदर कुछ सब पिलर्स मौजूद हैं। तो पहला जो हमारा मेजर पिलर है वो है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन। इसके सब पिलर के बारे में बात करते हैं। मैं इतना ओवर इंफोसाइज इस चैप्टर में एक एक बारीकी से एक एक शब्द के ऊपर इसलिए कर रहा हूं बिकॉज ये चैप्टर पीएसआई और ऑप्शनल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, नंबर 1, पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट लॉ बना सकता है पूरे देश के लिए भी या एक पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए भी। अब देखो यहां पर 2 वर्ड्स हैं। हम लोग अभी तक श्रेया छूटते ही ऊपर ये बोल रहे थे कि जो सेंट्रल लेजिस्लेशन है, आप सबने ये बोला ज्यादा, अभी हम छूटते ही नहीं बोल रहे थे कि सेंट्रल लेजिस्लेशन जो है उसकी कानूनी मर्यादा
पूरे देश तक सीमित, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है, पूरे देश में लागू होगा वो, है ना। और गौरव इस कदर भावुक हो गया वो बोल पड़ा कि देश के बियॉन्ड भी होगा। गौरव मजाक नहीं उड़ा रहा, एक बात बता रहा हूं मतलब मैं, ठीक है, करेक्ट करने के लिए। तो पार्लियामेंट जो है, हमें ऐसा लगता है अभी तक हमने छूट कर बोल दिया था कि पार्लियामेंट से शरिया कोई कानून बन रहा है तो ईशा वो पूरे देश में लागू हो जाएगा, है ना। लेकिन जानने वाली बात अब हमारे सामने ये है, पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करता है कि कानून जो उसको बनाना है, क्या उसकी कानूनी मर्यादा पूरे देश तक सीमित होगी या फिर देश के किसी एक पार्ट में सीमित होगी। फायका, खुशी, एक बात याद रखना, मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में बोलता रहता हूं, आप क्योंकि पहली बार आए हो इसलिए आपको अच्छे से बता रहा हूं। जितने भी मैं ये गोले बनाता हूं, कोई बात लिखता हूं, हाईलाइटर से कुछ मार्क करता हूं, वो मेरे लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं। इसके बियॉन्ड उस टॉपिक में, उस लाइन में, उस शब्द में डिस्कशन कोई ना कर सकता है ना कोई करवा सकता है आपको। फिर आप अगर आप उसके बियॉन्ड टाइम दे रहे हो तो वो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, या किसी और का लेक्चर अगर आप सुन रहे हो, क्योंकि जितनी बातें उसके बारे में हो सकती हैं वो मैं उन कीवर्ड्स को मार्क करके, उन गोलों को बनाकर, ये पेन से लिखकर उतनी कर देता हूं। जैसे एक सवाल उठता है ना हम सबका कि यूपीएससी में पढ़ना है तो एक टॉपिक में कितनी गहराई में जाना है, तो जितनी गहराई में जितनी बातें मैं करता हूं बस उतनी गहराई में जाना, उसके बियॉन्ड अगर आप कर रहे हो तो आपको अटेम्प्ट ज्यादा देने पड़ेंगे, कुछ ज्यादा साल लग जाएंगे फिर आपको, ठीक है, और आप ज्ञानी ज्यादा बन जाओगे, एग्जाम निकलने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकता है पूरे देश के लिए भी या किसी एक पार्ट के लिए भी। अगेन ये एक प्रिलिम्स ओरिएंटेड स्टेटमेंट बन सकती है पूरी कंट्री के लिए, किसी एक पार्ट के लिए। अब श्रेया, कैन यू एक्सप्लेन दिस प्रोसेस कि पार्लियामेंट लॉ बना रहा है लेकिन देश की किसी टेरिटरी के एक पार्ट के लिए, यानी कि किसी एक रीजन के लिए बना रहा होगा, किसी एक स्टेट के लिए बना रहा होगा, किसी एक यूटी के लिए बना रहा होगा। इसको जरा एक्सप्लेन कर सकते हो कुछ एग्जांपल देकर, कोई भी श्रेया, या कोई भी जो आपको ठीक लगे। गुड, गुड। वाटर वाटर के रिलेटेड बना सकते हो। अब वो लड़ाई अगर दो राज्यों में ही है ना, तो उसी के लिए बनाएगा। वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स की आप बात कर रहे हो, है ना। लैंड बाउंड्री के लिए बना सकते हैं ऐसा कानून, है ना। अब जैसे पार्लियामेंट ने एक, मान लो, एक कानून बनाया कि बांग्लादेशी रेफ्यूजीज को आइडेंटिफाई करके दोबारा बांग्लादेश भेजा जाए, तो श्रेया कौन सा राज्य प्रभावित होगा इस बात से? कौन सा राज्य? शुरू से किस राज्य को दिक्कत है? नहीं 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 नहीं, असम, है ना, असम। और बात करें बांग्लादेश में टेरिटोरियल एनक्लेव्स को एक्सचेंज करने की और 100th अमेंडमेंट एक्ट को इफेक्ट में लाने की, तो कौन सा राज्य प्रभावित होगा? वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो जैसा कि श्रेया ने, जैद ने, निर्वैर ने इनफ बताया मैं एग्जांपल्स के, अगर मान लो कोई लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट है, कोई वाटर डिस्प्यूट है, तो एक पर्टिकुलर राज्य से प्रभावित हो रहा है, तो हम पूरे देश के लिए ऐसी कानूनी व्यवस्था क्यों बनाएंगे? देखो फायका, आप कश्मीर से हो, जम्मू एंड कश्मीर से हो, तो आप ये चीज अच्छे से जानते होगे कि आर्टिकल 370 जब चलता था जेएनके में, तब आप लोगों के जो राइट्स हैं वहां पर वो काफी ज्यादा इन्फ्रिंज होते थे। बचपन से फायका, आपको सबसे बड़ी एक चुनौती का सामना जो करना पड़ा होगा, वो ज्यादा बेटर आप ही बता पाओगे, ऑब्वियस ही बात है, वो ये है कि आप जैसे बहुत सारे जो सिंसियर बच्चे अगर बचपन से एक सपना लेकर, एक मुकाम लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उसमें धारा 370 एक बहुत बड़ी बाधा थी। और आज भी इतनी ज्यादा मिलिट्री का प्रेजेंस होना एजुकेशन के रास्ते में एक हर्डल क्रिएट करती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। बताओ मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? सिविलियन लाइफ एक हॉल्ट पर आ जाती है ना उसकी वजह से, होता है सफाई का, है ना। अब जैसे धारा 370 हटी, अब धारा 370 क्या था? उसके तहत खुशी, जम्मू एंड कश्मीर में रहने, जम्मू एंड कश्मीर में एक स्पेशल व्यवस्था चलती थी, उसको स्पेशल राइट्स गिवन दिए जाते थे, लेकिन वो इन्फ्रिंज करता था श्रेया आर्टिकल 14 को, राइट। अब इसके अलावा आर्टिकल 370 के अलावा और भी तो निर्वैर स्टेट्स होती है जिनको कुछ ना कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं। जैसे श्रेया, इफ वी टॉक अबाउट 5th शेड्यूल स्टेट्स, 6th शेड्यूल स्टेट्स,
तो उसमें जो ट्राइबल राइट्स हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें, तो वो एक पर्टिकुलर जो एक स्टेट्स है जहां पर ट्राइबल बेल्ट एग्जिस्ट करती है और जहां पर ट्राइबल राइट्स जो है इन्फ्रिंज हो रहे हैं, तो उनके लिए पार्लियामेंट एक स्पेशल कानून बना बना सकता है और उसके तहत, उस कानूनी व्यवस्था के तहत उनको स्पेशल राइट्स उस राज्य को या उस ट्राइबल पॉपुलेशन को दे सकता है कि नहीं दे सकता है। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, ट्राइबल पॉपुलेशन को अधिकार देना कि उनके रीजन में इलेक्शंस किस प्रकार से होंगे, ट्राइबल काउंसिल के, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन करना, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हस्तक्षेप ना करे, इंटरफेरेंस ना दिखाए, और ट्राइबल लोग अपने लिए खुद के लॉस, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाकर अपने कल्चर को, अपनी सॉवरेनिटी को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके विदाउट एनी इन्फ्रिंजमेंट और वायलेशन ऑफ देयर राइट्स। बताओ, कर सकता है पार्लियामेंट ऐसा? जो मैंने एग्जांपल अभी बोला, कर सकता है पार्लियामेंट ऐसा? अब यहां पर पार्लियामेंट का जो लॉ बनेगा, कि हम ये मान लें क्या खुशी कि वो पूरे देश में हर एक जगह पर लागू होगा, ट्राइबल्स बिछे हुए हैं हर जगह पर, मान लो ऐसा पार्लियामेंट कोई लॉ बना रहा है फायका, जो कि जो भी एग्जांपल मैंने दिया ट्राइबल राइट्स वाला, वो इंप्लीमेंट हो रहा है झारखंड में कुछ ट्राइबल बेल्ट के लिए, तो उस लॉ की मर्यादा के जम्मू एंड कश्मीर तक भी टच करेगी क्या, उसको प्रभावित करेगी क्या? कोई यूज है ऐसे लॉ का जम्मू एंड कश्मीर में? ट्राइब ट्राइब मेजरली ट्राइबल पॉपुलेशन है क्या जम्मू एंड कश्मीर के अंदर? ट्राइबल बेल्ट एग्जिस्ट करती हैं क्या? नहीं, मेजरली कह रहा हूं, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। और क्या जो ट्राइबल जो इश्यूज हैं, जो राइट्स हैं, और जिस तरीके से वो वॉयलेट होते हैं झारखंड में, क्या सेम जम्मू एंड कश्मीर और उसके आसपास के रीजन के जो ट्राइबल लोग हैं वो सेम इश्यूज से प्रभावित हो रहे होंगे क्या, अफेक्ट हो रहे होंगे क्या? है ना? तो अब पार्लियामेंट का जो लॉ है, अगर वो बनता भी है तो वो यूनिवर्सल लॉ नहीं बनेगा, राइट भाई का? उसका उसको थोड़ा सा मोल्ड करके जीएनके में इंप्लीमेंट करा जाएगा, राइट? अब जैसे नॉर्थ ईस्ट की हम लोग बात करें, आप वो लोग सब हिल्स जानते होंगे ना, जो हम 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटीज में पढ़ते हैं, गारो, खासी, जैंतिया हिल्स, है ना? और नॉर्थ ईस्ट की 90% पॉपुलेशन किस तरीके की है बताओ? ट्राइबल पॉपुलेशन है। अब वहां पर सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए स्पेशल राइट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, है ना? है ना? ये चीज है। तो पार्लियामेंट जो है, इतना मैंने आपको बता दिया अच्छे से डिटेल में, वो लॉ बना सकता है पूरी देश की टेरिटरी के लिए, या किसी पूरे देश के लिए, या फिर उस देश में किसी एक पर्टिकुलर, हमारे देश में एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए, एक पर्टिकुलर रीजन के लिए। अब सवाल ये उठता है, जब पार्लियामेंट, ये राइटर आपको ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए लॉ बना सकता है, तो यहां से आपका एक प्रीलिम्स का अगला क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत शांत दिमाग से इसको पढ़ना चाहिए। देखो, अगर मैं आपकी जगह होता ना, आप मुझे पढ़ा रहे होते और मैं स्टूडेंट होता आपका, मैं एक तो क्लास में आने से पहले इसकी रीडिंग लगाकर बैठता, 2-3 बार लिखकर बैठता इसको, और जब मैं रात को लेक्चर वाइंड अप करता ना, आप लेक्चर वाइंड अप करते, मैं इसको इमीडिएटली सेम डे याद कर लेता। ठीक है? क्योंकि इसके अंदर इतनी माइन्यूट डिटेल है, जब मैं चैप्टर के इसके हाफ पोर्शन में बढ़ूंगा ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं ये शुरू की बातें भूल जाऊंगा। बाकी आप खुद होशियार हो कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया, अगेन एक क्वेश्चन बन सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब प्रीमिस में क्वेश्चन आ जाएगा, होगा बहुत इजी सा। राइटर आपको ये सारे ऑप्शन देगा, स्टेट्स आती हैं उसके अंदर, यूटीज आती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, या कोई भी दूसरा एरिया जिसको फॉर द टाइम बीइंग इंक्लूड कर दिया गया हो टेरिटरी ऑफ इंडिया में। अब एक क्वेश्चन होगा इजी, लेकिन आपको लगेगा नहीं पक्का इसमें कोई कैच होगा, बिकॉज यूपीएससी का क्वेश्चन है तो जरा इजी तो हो नहीं सकता। आप में से आंखें बंद करके कोई भी ये लोग जो पॉलिटिकल साइंस के बारे में जीरो जानते हो, वो स्टेट्स और यूटीज का ऑप्शन तो सही मानेंगे। आपको दिक्कत होगी इस तीसरे वाले एस्पेक्ट में।
एनी अदर एरिया फॉर द टाइम बीइंग इंक्लूडेड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि यार क्या ये टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट बन सकता है। इसलिए मैं आपको जब ये चैप्टर मैंने स्टार्ट कराया था, आपको बहुत ज़्यादा बारीकी से मैंने आपको बोला था, पॉलिटी का ये वाला चैप्टर या लक्ष्मीकांत की बुक आप पोस्ट इंडिपेंडेंस के साथ पढ़ोगे तभी वो मीनिंगफुल बनेगी। यू शुड नो द राइट सर्कमस्टांसेस कि कहाँ पर क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है। एग्जाम्पल इसका मैं देता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, द लेटेस्ट एंट्रेंट ऑफ अ स्टेट टू गेट मर्ज इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया वॉज, आंसर बताओ श्रेया, लेटेस्ट एंट्री किसकी हुई है? सिक्किम। ईयर बताओ, ईयर बताओ। 1975। रूलर का नाम बताओ जिसने अप्रोच करा था? चोग्या। ठीक है श्रेया, दिमाग बरकरार है? गुड। चोग्याल। ठीक है। अब क्या है, जैसे चोग्याल ने अप्रोच करा होगा, मैं वो अक्सर एक एग्जांपल देता हूं ना, दूध का ग्लास फुल था, उसमें एक चीनी घोलने का काम करा है ना, बोलता हूं ना मैं ये चीज़ में मर्जर के इशूज़ में। ठीक है। बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, किसी बेवकूफ़ की शादी होने वाली है तो अवॉइड करना उसको। ठीक है। तो चोग्याल जो रूलर है उसने क्या कहते हैं, जब इंडियन गवर्नमेंट को अप्रोच करा होगा कि मुझे मर्ज होना है टेरिटरी ऑफ इंडिया में, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या एकदम से बस उसने आज इनविटेशन भेजा, आज सुबह अप्रोच करा और प्राइम मिनिस्टर और उनके मंत्रिमंडल ने इसको इंक्लूड कर लिया होगा क्या? सिक्किम को एकदम से मर्ज करके इंडियन स्टेट बना दिया गया क्या? सिक्किम का भी करंट स्टेटस क्या है पहले ये बताओ। सिक्किम का भी करंट स्टेटस, अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है? स्टेट है बहुत बार, लेकिन आपने अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस को पढ़ोगे तो आप ये देखोगे, सिक्किम या कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, गोवा वगैरह, ये एक ना एक टाइम पर यूटीज भी रह चुके हैं। पता ही वाली बात आपको? यूटीज का मतलब क्या होता है श्रेया? जब भी मैं किसी एक रीजन को, एक टेरिटरी को ये दर्जा दे देता हूं फायका कि ये यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो आर्यन इसका मतलब क्या होता है कि उसका रखवाला भी कौन है फॉर द टाइम बिंग? उसका रखवाला कौन? मैं तीन ऑप्शन दे रहा हूं, राज्य की सरकार, वो अपना रखवाला खुद, या फिर केंद्र की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। राइट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली जब तक वो पर्टिकुलर टेरिटरी अपने पैरों पर खड़े ना हो जाए राज्य बनने के लिए, तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसका हाथ पकड़ उसको आगे चलाती है, छोटे बच्चे की तरह। ठीक है। अब सिक्किम इस कंटेक्स्ट में राइट एग्जांपल की तरह फिट बैठता है। एनी अदर एरिया फॉर द टाइम बीइंग इंक्लूडेड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब फॉर द टाइम बीइंग उसको इंक्लूड करा गया था जब उस पर कंसिडरेशन मैटर चल रही थी, लेकिन जब उसको इंक्लूड करा गया, वो पहले रहा यूटी, उसके बाद वो बन गया फुल फ्लेजेड इंडियन स्टेट। और आज क्या है बताओ? अब वो टाइम बीइंग के लिए रह गया है, उस पर विचार विमर्श चल रहा है, या फिर अब उसको कंप्लीट तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया गया है? बोलो। कंप्लीट तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया गया। अच्छा, एक बात याद होगी आप सबको, श्रेय अक्सर मैं बताता रहता हूं, निर्वैर याद होगा आपको कि UNFCCC की जो रिपोर्ट्स होती हैं या COP21 की जो मीटिंग होती है जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस या फिर राइजिंग सी लेवल के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिस्कशन होती है, मैंने अक्सर आपको PMFIS के लेक्चर्स में एक आंकड़े बताए हैं कुछ। ईशा याद है वो आंकड़े के 70 साल का बांग्लादेश रह गया है, कुछ 60-65 साल का श्रीलंका रह गया है, मालदीव्स रह गया 50-55 साल का। इसके बाद ये सारी काइंड ऑफ जो पानी के आसपास जो ये कंट्रीज हैं ये डूब जाएंगी, बताया था मैंने, याद है? अब मान लो कि कल को आज हम बैठे हैं साल 2024 में, साल मान लो कि 2070 आ जाए, 2080 आ जाए, ठीक है, हम जैसे उस साल में हैं, 2100 का साल चल रहा है। अब उस टाइम पर श्रीलंका, बांग्लादेश या मालदीव्स जैसी जो देश हैं वो हमें अप्रोच करते हैं कि वी वांट टू गेट मर्ज इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। होगा कि नहीं होगा वो उस जमाने की सरकार जाने, वो
वो उस टाइम की व्यवस्था जाने, या फिर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बन जाए या कुछ ऐसा हो जाए दुनिया में कारनामा कि जिससे इन आइलैंड कंट्रीज जो डूब रही हैं इनको बचाया जा सके। लेकिन अभी हाल फिलहाल में तो हमें ऐसा लगता नहीं है, और पक्का ये सुनिश्चित है कि ये कंट्रीज अगर ग्लोबल वार्मिंग जिस स्पीड से बढ़ रहा है और राइजिंग सी लेवल की जो गति है, जो अगर अपनी स्पीड मेंटेन करता रहा सी लेवल राइज होना, तो वो डूब जाएंगी। और कल को ये 3 जो कंट्रीज जो है, मैंने एग्जांपल आपको बताए जिसके नाम लिए मैंने, बांग्लादेश, मालदीव्स और श्रीलंका, ये अप्रोच करते हैं भारत की सरकार को कि हमें टेरिटरी ऑफ इंडिया में मर्ज कर लो। तो अब भारत की सरकार अगर इस पर विचार विमर्श कर रही है, और कुल मिलाकर जैसे उनके लोग हैं ताकि उनकी जान ना जाए, और इंडिया वैसे भी एक सॉफ्ट पावर की अप्रोच फॉलो करता है, और उनको जगह हमने दे दी। जिस प्रकार से जब ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को दिक्कत थी तो हमने उनको जगह दी थी, उनको शरण दी थी, उनको पनाह दी थी हमारे देश में हमने, ठीक है, जब तक वो बांग्लादेश नहीं बन गई वो टेरिटरी ईस्ट पाकिस्तान की, बांग्लादेश की कंट्री के नाम से। जब वो एक सेपरेट एग्जिस्टेंस उसका नहीं हो गया पाकिस्तान से अलग होकर, हमने उनके लोगों को अच्छे से रखा, जगह दी, खाना दिया, सोने की जगह दी, रुकने की जगह दी। अब ऐसे ही अगर हम लोग इन तीनों कंट्रीज को उस टाइम पर मर्ज कर लें, साल 2070, 2080 या 2100 का साल जो भी चल रहा हो, जब ऐसी मतलब नीड ऑफ द आर हो उन कंट्रीज के लिए, तो क्या हम ये तीसरा जो एस्पेक्ट है, एनी अदर एरिया फॉर द टाइमिंग इंक्लूडेड, इसको इंक्लूड कर सकते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया में, है ना? तो मैंने आपको 2 चीजें बता दी। एक मैं आपको पास्ट में ले गया डिस्कशन में, जहां पर मैंने आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस के सिनेरियो से सिक्किम की केस स्टडी बताई। एक फ्यूचरिस्टिक सिनेरियो भी बता दिया मैंने आपको, जहां पर जब ये आंकड़े जो कहते हैं UNFCCC के ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस और राइजिंग सी लेवल की होने की वजह से ये कुछ आइलैंड कंट्री छूट जाएंगे। अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो बांग्लादेश, मालदीव्स और श्रीलंका को टारगेट पर है, इसके रेडार पर है। उस टाइम पर अगर ये भारत की सरकार को अप्रोच करते हैं तो इनका दर्जा भी यही होगा कि एनी अदर एरिया फॉर द टाइम बिंग इंक्लूडेड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि भारत की सरकार फिर ये विचार कर सकती है कि कल को हमें इनको फुल फ्लेजेड स्टेटहुड देना है, या टाइम बीइंग के लिए हमें इनको सिर्फ एक अपना एक सपोर्टिंग एलिमेंट बनाकर रखना है, कि करना क्या है बेसिकली इनका, ठीक है। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेशन, हम लोग याद रखना, टॉपिक से भटकना मत। हम लोग बात करें टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेशन, स्टेट लेजिस्लेशन की। पहला वाला पॉइंट हमने सेंट्रल क्या कहते हैं लॉ मेकिंग का डिस्कस करा, जिसमें हमने बात करी पार्लियामेंट के बारे में। उसके बाद हम बात करने वाले हैं स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। स्टेट लेजिस्लेचर जो है, अब अगर वो बाई कैमरा लो तो विधानसभा, विधान परिषद, यूरी कैमरा लो तो विधानसभा। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो भी लॉ बना सकता है पूरे एक स्टेट के लिए या फिर एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। यहाँ पर जानने वाली बात यही है कि अगर आप मान लो ये एरिया कंसिडर करो कि ये अपना एरिया है पंजाब। अब पंजाब की जो सरकार है वो आपको लगेगा वहाँ पर अगर उसका जो विधानसभा है तो वो अगर लॉ बना रहे हैं तो उसका टेरिटोरियल एक्सटेंट आपको लगेगा कि पूरे पंजाब तक जो है वो फैलेगा, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हो सकता है कि वो सिर्फ 1 या 2 ज़िलों को, 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट करने के लिए एक पर्टिकुलर लॉ बना रहे हो। जैसे मान लो मिनट गॉट 200 के किसान आंदोलन की वजह से हड़कंप इतना ज़्यादा मच गया कि चंडीगढ़, अमृतसर, फतेहगढ़ साहिब, ये यहाँ पर जो रेगुलर इकोनॉमिक व्यवस्था है वो लोगों की प्रभावित हो रही है, ट्रैफिक जाम वगैरह या जो भी हड़कंप है वो मच रहा है। तो उसके लिए, और ये एक रेगुलर फीचर बन गया, तो उसके लिए फॉर द टाइम बीइंग, मैं पहले बहुत छोटे लेवल से एक बात कर रहा हूँ आपसे, कोई भी रूल या रेगुलेशन बनाई जा सकती हैं। अगर बात करें कि कुछ एक बड़ा मुद्दा है जिसके लिए कानूनी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है, तो हो सकता है कि चंडीगढ़ एरिया, अमृतसर एरिया, ठीक है, फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट, सिर्फ इतना जो हिस्सा है सिर्फ उसके लिए कानून बनाया जा सके। तो ऐसा जैसा कि हम पार्लियामेंट में पढ़ रहे थे, पार्लियामेंट के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे थे, अगेन राइटर आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात ये भी बता रहा है कि राज्यों की व्यवस्था भी ऐसी ही होती है कि जहाँ पर जो विधानसभा या विधान परिषद है वो कानून अगर बनाए तो उनका कानून विधानसभा या विधान परिषद या सिर्फ विधानसभा, डिपेंडिंग है बाइकैमरल स्ट्रक्चर है कि यूनिकैमरल स्ट्रक्चर है, वो या तो पूरे राज्य में इम्प्लीमेंट होगा या किसी एक पार्ट के लिए भी बनाया जा सकता है उस राज्य के अंदर, ठीक है। अब जो लॉज बनाए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा,
दे आर नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द स्टेट। एक बात इसका मतलब क्लियर हो गई। प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो मैंने एक बात आधी अधूरी लटकाकर छोड़ दी थी कि हमें इस पर एक बार के लिए क्लैरिटी चाहिए कि एक पर्टिकुलर राज्य का बनाया गया कानून, उसकी विधानसभा या विधान परिषद के द्वारा बनाया हुआ कानून क्या कहीं और भी लागू होता है कि नहीं होता है उस राज्य के बाहर। ठीक है, तो आंसर अब हमें आर्यन क्या मिल गया? नहीं होता। इट इज नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द स्टेट। लेकिन कोई भी चीज, जैसा कि मैं आपको बताता हूं, यूपीएससी में व्हाइट और ब्लैक में कभी एग्जिस्ट नहीं करती है। देयर आर सम एक्सेप्शंस, एक्सेप्ट व्हेन देयर इज अ सफिशिएंट नेक्सस बिटवीन द स्टेट एंड द ऑब्जेक्ट। तब हो सकता है कि एक राज्य के लिए कोई एक चीज है, कोई एक ऑब्जेक्ट, मतलब कोई चीज, मतलब सच में कोई, मैं वस्तु की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, कोई एक इवेंट है या कोई भी एक कानून है, कुछ भी है जो कि इस राज्य को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित कर रहा है। तो इसकी राज्य की जो मर्यादा है लॉ मेकिंग की, वो यहां तक इसके टेरिटोरियल एक्सटेंट के बाहर जा सकती है, लेकिन ओनली इन सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, जैसे एक बात बताता हूं, हम जिसको ओरिजिनली पुडुचेरी समझते हैं, वो सिर्फ एक टेरिटरी, पुडुचेरी एक जगह पर सीमित नहीं है। वो मैंने अक्सर आपको ये वाली चीज हिस्ट्री में भी समझाई है, बहुत बार बताई है मैंने आपको ये वाली चीज। एक मिनट, इसके लिए कोई राइट डायग्राम खोल लेते हैं। एक बार के लिए मैं पेन टूल निकाल लूं जरा। अगर आप इसको देखो, आप ओरिजिनली आप सिर्फ इतना जानते हो कि यार देखो ये है पुडुचेरी। ठीक है, जबकि पुडुचेरी जो है वो सिर्फ पुडुचेरी नहीं है। यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी जो है, ये भी एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कल को, आप इसको याद रखना। इसके पुडुचेरी शब्द के ना 4 पहलू होते हैं, 4 पिलर्स हैं इसके, जिसके अंदर 4 टेरिटरीज हैं और जो कि तितर बितर होकर अलग डायरेक्शन में फैली हुई है। बीच में है अपना पुडुचेरी, इसके नॉर्दर्न साइड पे है यनम। ठीक है, अब देखो पुडुचेरी कहां पर है? तमिलनाडु। यनम कहां पहुंच रहा है? आंध्र प्रदेश। इसकी वेस्टर्न साइड पे है माहे। अगेन, जब भी आप बोल रहे हो किसी भी टेरिटरी का नाम यनम, नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। एक मिनट के लिए रुकना। नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, पुडुचेरी। आप माहे बोल रहे हो, नीचे क्या लिखा हुआ है? पुडुचेरी। ठीक है, वो कहां गया? आंध्र प्रदेश। ये कहां पहुंचा? केरला। ठीक है, पुडुचेरी खुद तमिलनाडु में, और नीचे है सदर्न साइड में कराईकाल, अगेन वो तमिलनाडु में, और फिर भी यहां पर लिखा हुआ है पुडुचेरी। तो ये अगर पुडुचेरी है तो इसका ये साइड, नॉर्दर्न साइड जाती है यनम, वेस्टर्न साइड जो है वो उसकी जाती है माहे, और सदर्न साइड जो है वो उसकी जाती है कराईकाल। लेकिन पॉइंट इज कि ये जो टेरिटोरियल एक्सटेंट शेयर कर रहा है केरला के साथ, और ये शेयर कर रहा है आंध्र प्रदेश के साथ। तो अब मुझे एक बात बताओ, उसको जो अभी हम पढ़कर आए हैं इस टॉपिक से कनेक्ट करते हैं जरा। एक मिनट के लिए इसको छुपाते हैं, यहां चलते हैं दोबारा। ये देखो, द लॉज मेड, फिर से पढ़ो उस लाइन को आराम से, इत्मीनान से समझो। द लॉज मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द स्टेट। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? ये येलो कलर का जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, एक्सेप्शन क्या है? व्हेन देयर इज अ सफिशिएंट नेक्सस बिटवीन द स्टेट एंड द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट समझाने के लिए मेरे को ये बनाना पड़ा डायग्राम। ऑब्जेक्ट क्या है? पुडुचेरी। अच्छा, पहले मुझे बताओ, पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी आप जानते हो,
उसके पास अपना खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर की तरह। यानी कि पुडुचेरी से सीएम होता है, मंत्रिमंडल भी होता है, पूरा सब कुछ स्ट्रक्चर है, बिल्कुल दिल्ली की तरह, जम्मू एंड कश्मीर की तरह, है ना। और तीनों के तीनों क्या है, यूटीज, है ना। एंड ओनली यूटीज टू हैव स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। अब मुझे एक बात बताओ श्रेया, पुडुचेरी की विधानसभा के द्वारा बनाया गया कोई कानून, क्या ये आंध्र प्रदेश के एरिया यनम तक और केरला के एरिया माहे तक सीमित होगा कि नहीं होगा, प्रभावित करेगा उनको कि नहीं करेगा? क्यों? पुडुचेरी जो है इसकी व्यवस्था यहां तक जो है वो सीमित है ना, सिर्फ इन टेरिटरी के मैं पूछ रहा हूं, माहे और यनम। मेरे को पूरे केरला और पूरे आंध्र प्रदेश से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है यनम से इन आंध्र प्रदेश एंड माहे इन केरला, है ना। और कराईकाल और पुडुचेरी तो खुद तमिलनाडु में ही, वो तो चलो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब देखना यहां पर पुडुचेरी की रेलेवेंस क्या है भाई। देखो दिल्ली जो है ना, अगर मैं दिल्ली को देखूं, दिल्ली मुझे एक सेपरेट एरिया की तरह रहने को मिलता है, राइट। ऐसे ही फायका जो जेएनके है वो मुझे एक सेपरेट एरिया की तरह देखने को मिलता है। लेकिन पुडुचेरी श्रेया यहां पर कोई सेपरेट एरिया की तरह नहीं है। अगर मैं मार्क करने पे आऊं उसको, तो ये बन जाएगा स्टेट नंबर 1 केरला, स्टेट नंबर 2 और तमिलनाडु स्टेट नंबर 3। पुडुचेरी का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है एज सच। लेकिन अब जो कराईकाल है, जो कराईकाल है इन तमिलनाडु, तमिलनाडु के पास खुद का विधानसभा है कि नहीं है? निर्वैर है। आंध्र प्रदेश के पास है, केरला के पास है, केरला के पास नहीं है। थप्पड़ मारना ही अपने आपको जरा। केरला के पास अपना विधानसभा नहीं, क्या है भाई, केरला बाहर की है कंट्री कोई? तो पॉइंट ये है, अब श्रेया इस आंसर को परफेक्ट तरीके से देने की कोशिश करो। पुडुचेरी की विधानसभा के द्वारा बनाया गया कानून, श्रेया ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना। पुडुचेरी की विधानसभा के द्वारा बनाया गया कानून, अब मुझे बताओ श्रेया, कितने राज्यों की कितनी टेरिटरीज को प्रभावित करेगा? आंसर आपके सामने स्क्रीन पर देखकर बताओ, मुझे गिनकर बताओ। 3 राज्य, पहले राज्य के नाम बताओ। तमिलनाडु, जबकि तमिलनाडु के पास खुद का विधानसभा है कि नहीं है? लेकिन पुडुचेरी कौन सी सीमा को टच कर रहा है, कहां पर है निर्वैर? बाय डिफॉल्ट कहां पर है पुडुचेरी की लोकेशन? तमिलनाडु के अंदर। लेकिन क्या अगर पुडुचेरी का जो कानून है जो है वो बन रखा है उसकी विधानसभा से, और तमिलनाडु की विधानसभा ने कोई कानून बनाया, तो हावी कौन किसके ऊपर होगा? बताओ श्रेया, निर्वैर, हावी कौन किसके ऊपर होगा? मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हो भाई का? तमिलनाडु की विधानसभा ने कानून बनाया, पुडुचेरी भी वहीं पर है, उसकी विधानसभा ने भी कोई कानून बनाया। अब क्या चांसेस है श्रेया यहां पर क्लैश होने के? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पुडुचेरी का दायरा 4 एरिया तक सीमित है। कहां तक? एक तो खुद जहां पर उसकी लोकेशन है, जिस नाम से वो खुद जाना जाता है, क्या? पुडुचेरी। आंध्र प्रदेश में कहां तक कौन सी टेरिटरी को छेड़ सकता है उसका कानून? बताओ, ये क्या दिख रहा है? यनम। केरला में कहां तक छेड़ सकता है? माहे। और तमिलनाडु में एक तो चलो उसकी लोकेशन है, लेकिन साउथ सदर्न डायरेक्शन में एक और जगह कराईकाल। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाली लाइन समझ में आई अभी एक्सेप्ट के बाद? इससे बेटर एग्जांपल मतलब मुझे इसका कुछ लगता नहीं है समझाने के लिए, क्योंकि ये रियलिस्टिक चीज है। अब मुझे एक बात बताओ, स्टेट लेजिस्लेचर जो है, दे आर नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द स्टेट, लेकिन इफ देयर इज अ सफिशिएंट नेक्सस, नेक्सस क्या होता है श्रेया? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नेक्सस? एक लिंक ना, है ना, एक लिंक, एक कनेक्शन, है ना। तो यहां पर क्रिस्टल क्लियर मैनर में हमें एक लिंक या कनेक्शन देखने को मिल रहा है पुडुचेरी का 3 राज्यों की 3 टेरिटरीज के साथ, आंध्र प्रदेश में यनम के साथ, केरला में माही के साथ,
और तमिलनाडु में कराईकाल के साथ देखने को मिल रहा है। ये प्रूव कर रहा है इस चीज को आर्यन, सफिशिएंट नेक्सस बिटवीन स्टेट एंड द ऑब्जेक्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या हुआ, अगर मैं पुडुचेरी को कोर एक डिस्कशन का एस्पेक्ट मान लूं तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या हुआ इसके तीन, यनम, माहे और कराईकाल। सबको ये वाली बात समझ में आई? खुशी, फायका, क्लियर हुआ? आर्यन, आशिमा, कुणाल, ठीक है? तो उसको हम क्लोज करते हैं। अब देखो, कमिंग टू दैट पॉइंट जिसके बारे में गौरव ने पॉइंट आउट करा था कि भारत की जो टेरिटरी, जिसको क्या क्या बोला जा रहा था, भारत की टेरिटरी में क्या क्या चीजें आती हैं, स्टेट्स, यूटीज या कोई भी दूसरा एरिया फॉर द टाइम बिंग जिसको इंक्लूड कर दिया गया हो इन द डेफिनेशन ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट। लेकिन पार्लियामेंट जो है, इकलौता पार्लियामेंट ही वो हाउस है हमारे देश में, मतलब जिसके दो ऑर्गन्स होते हैं, ऑब्वियसली बात है, लोकसभा राज्यसभा, दो हाउसेज होते हैं। तो पार्लियामेंट ही अकेला अपने आप में सक्षम है, वही सिर्फ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन बना सकता है। अब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन मतलब क्या, ऐसा कानून जिसका प्रभाव जो हम सो कॉल्ड टेरिटरी ऑफ इंडिया बोल रहे हैं उसके बियॉन्ड जाकर उसका इंपैक्ट होगा, ठीक है। अब गौरव, जो आपने बात जो प्रूफ करने को बोली थी, मतलब जो मैंने आपसे पूछा था ना कि प्रूफ करो अपनी बात को, उसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल वो फिट नहीं बैठता। यहां पर देखना, ये एग्जाम्पल आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जो हम यहां अभी पढ़ेंगे। अब पार्लियामेंट जो है सिर्फ यही एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन बना सकता है, ठीक है। और पार्लियामेंट के जो लॉज हैं दे आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू द इंडियन सिटीजन्स एंड देयर प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन इस लाइन को आपको एक कॉशन के साथ पढ़ना है, क्योंकि ये चीज यहां पर इनकम्प्लीट है। अगर आपने इस पॉइंट को अच्छे से नहीं समझा और सिर्फ आप इतनी बात, अगर चलो आप लिख कर आ जाओगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आप उसके अंदर मार्क भी कर लोगे, इंटरव्यू में जब प्रूव करने को पूछी जाएगी तो फिर क्या करोगे, फिर क्या बताओगे? कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रूव करो जरा कि कैसे पार्लियामेंट के जो लॉज हैं दे आर एप्लीकेबल टू इंडियन सिटीजन द प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो जिस कंट्री में वो रह रहे हैं वो कंट्री मतलब बेकार है उसके लॉज तो कानून वगैरह। भारत की सरकार तो है, जो इंडियन पार्लियामेंट है वो तो एक लॉ बना देगा कि जितने भी लोग अमेरिका में रह रहे हैं इंडियंस, जिस किराए के घर में वो रह रहे हैं वो उसके खुद के मालिक हैं, तो ये लॉ बन गया, अब वो एप्लीकेबल है पूरी दुनिया में। इस लाइन का मतलब क्या, तो आधा अधूरा मतलब हुआ। इससे तो मल्टीपल इंटरप्रिटेशन निकाली जा सकती है कि भारत का आदमी जाकर दुनिया के किसी भी कोने में किसी का भी मर्डर करके आ सकता है और दूसरी सरकारें और उस देश का पुलिस प्रशासन उसको पकड़ नहीं सकता, अरेस्ट नहीं कर सकता। ये क्या बात हुई? देखो, ये जो लाइन है, ये लाइन सबसे बड़ी बात तो आप अपनी लक्ष्मीकांत में लिख लो, सिर्फ लिमिटेड सिचुएशंस में ये एप्लीकेबल होती है। और ये इनकम्प्लीट इसलिए है बिकॉज लॉज ऑफ द अदर लैंड, मतलब जैसे एक लॉ ऑफ द लैंड इंडिया का है, लॉ ऑफ द लैंड समझते हो ना, जो हमारे पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना रखा है उसको हम लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं। तो लॉज ऑफ द अदर लैंड जो है दे आर ऑल्सो टेकन इन टू कंसिडरेशन। दे आर ऑल्सो टेकन इन टू कंसिडरेशन। अब इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल क्या होता है कि पार्लियामेंट का कोई भी कानून इंडियन सिटीजन्स उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर एप्लीकेबल है इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब यहां पर बात ना, आप इसको सिटीजन्स की प्रॉपर्टी वगैरह के ऊपर मत समझना, हो सकता है वो हमारे देश की ही प्रॉपर्टी हो। तो श्रेया, इन सबको जरा बताओ
हमारे देश की प्रॉपर्टी बाहर जो होती है दूसरी कंट्री में, वो किन किन नामों से जानी जाती है? नेशनल इनकम में हम लोग क्या पढ़ते हैं? एक दो एग्जांपल देकर समझाओ इन सबको। शाबाश, शाबाश, शाबाश। एम्बेसी नंबर वन। दूसरी, उन एम्बेसी में अगर, अच्छा आप उसको वो किसको बोलोगे? सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि बाहर काम कर रहा हूं, है ना, उन एम्बेसीज में, है ना। नॉर्मल रेजिडेंट का स्टेटस छोड़ दो, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं कि वो हमारे वो काम करने वगैरह गया हो, जैसे मतलब मान लो, गुड, ऑफशोर, ऑफशोर ऑयल रिग्स, है ना, वो भारत की है, लेकिन दूसरे देश ने हमें परमिशन दे रखी है कि हम लोग वहां पर अपना सेटअप बनाकर रख सकते हैं, राइट? तो उस पर वो कब्जा नहीं करेंगे। या फिर श्रेया एक एयरपोर्ट वाला एग्जांपल और दे दो, एयरक्राफ्ट का। हाँ, अब एक बार बताओ, एयर इंडिया का जो एयरक्राफ्ट है, अगर वो कुवैत कतर में जाकर खड़ा हो गया तो उनकी सरकार का हो जाएगा वो? नहीं ना, हमारी रहेगा ना वो, वापस उसने आना है। ये चीज है कि पार्लियामेंट जो है, जो ऐसे कानून जो बनाता है, दे आर एप्लीकेबल टू द इंडियन सिटीजन एंड देयर प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। गुड, गुड, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। मिलिट्री बेसिस हमने पिछले पढ़ा था ना, नेशनल इनकम वाले के अंदर मिलिट्री बेसिस वगैरह, ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं इसके अंदर। मैं तो श्रेया को बस ये बोल रहा था, एक दो एग्जांपल दे दो सबको। नेशनल इनकम वाले चैप्टर के अंदर तो हमने हर चीज पढ़ी हुई है, मिलिट्री बेसिस हमने पढ़े हुए हैं, हमने एयरक्राफ्ट पढ़े हुए हैं। एम्बेसीज के छोटे भाई कौन से होते हैं श्रेया, बताना इन सबको। कॉन्सुलेट्स। और एम्बेसीज और कॉन्सुलेट के बीच में जरा मुझे कोई डिफरेंस बता सकता है? श्रेया आप चुप रहना, बाकी कोई? एम्बेसीज कैपिटल में होती है, तो कॉन्सुलेट कहाँ होते हैं? बस कैपिटल में नहीं होते, कहीं पर भी सेटअप करे जा सकते हैं। गुड, है ना, शाबाश। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट प्लेसेस सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्लीनरी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। ये हम जानते हैं बहुत अच्छे से। संविधान जो है, जो अनब्रिडल्ड अनलिमिटेड पावर है ना पार्लियामेंट की, कि वो कानून बना सकती है, एक तो इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन होती है। लेकिन क्योंकि यहां पर हम लोग इस चैप्टर के अंदर टॉपिक पढ़ रहे हैं टेरिटोरियल एक्सटेंड, तो राइटर आपको ये बता रहा है संविधान जो है, जब पार्लियामेंट की लॉ मेकिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, तो संविधान ने कि पार्लियामेंट का कानून कौन कौन सी टेरिटरीज तक सीमित होगा, उस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के ऊपर भी लगाम लगा सकता है, और लगाता है। ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग बात करें, पार्लियामेंट के जो लॉज हैं, ये एप्लीकेबल नहीं होते हैं, इसको हम मार्क करते हैं पिंक कलर के लेटर से, दे आर नॉट नॉट एप्लीकेबल इन फॉलोइंग एरियाज। कहां कहां पर? अब देखो, पहले वाले पॉइंट पर आ जाओ। पहला वाला पॉइंट आपको ये बोल रहा था, पार्लियामेंट का जो कोई भी लॉ है, वो देश में किसी भी कोने पर यहां पर एप्लीकेबल होगा, या तो पूरे देश में, या तो उसकी एप्लीकेबिलिटी पूरे देश में होगी, या फिर किसी एक पार्ट में। मान लो मध्य प्रदेश के लिए कोई कुछ बनाया गया कोई कानून, ठीक है, हार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर हम लोग बात करें फर्स्ट सर्कमस्टांस की, ये येलो वाला जो मैंने पूरा पोर्शन इंडिया का मार्क कर रखा है, कि होल ऑफ इंडिया, उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करती हैं, और उन एक्सेप्शंस को हम लोग नाम देते हैं
एरियाज नॉट टू बी टच्ड बाय पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री लॉस। अब वो क्या है यही हम समझने वाले हैं आगे। प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति 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 जो है वो रेगुलेशंस बना सकते हैं, रूल्स लॉज एंड रेगुलेशन बना सकते हैं कि कैसे पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नमेंट सुनिश्चित हो 5 UTs की। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव और लद्दाख। सबसे पहले श्रेया इस लाइन को जरा करेक्ट करना जो लक्ष्मीकांत ने गलत लिखी हुई है। हाँ, गुड। तो अब हमें क्या कर देना चाहिए लक्ष्मीकांत के अंदर, इसको 4 और कॉमा हटा दो। ठीक है, ये अपना बन जाएगा चौथा और इसकी हमें कोई नीड ही नहीं है। दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है, ये अपना तीसरा और ये लद्दाख अपना चौथा। मुझे एक बात बताओ, इन 4 के अलावा ये भी तो यूनियन टेरिटरी है, ये इसका जिक्र क्यों नहीं है? पुडुचेरी का, दिल्ली का और जम्मू एंड कश्मीर का, इसके लिए प्रेसिडेंट क्यों नहीं बना सकते रेगुलेशंस? गुड। इन तीनों यूटीज के पास क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर्स है, ठीक है। अच्छा, प्रेसिडेंट बाकी यूटीज के लिए रूल्स, लॉस, रेगुलेशंस क्यों बना रहे हैं? आप कहोगे क्योंकि उनके पास स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है। लेकिन माय क्वेश्चन इज फाइका, वाई प्रेसिडेंट ओनली? बोलने दो उसको कुणाल। हाँ, क्या? हेड ऑफ आई डोंट नो। हाँ कुणाल बोलो। बोलो कुणाल। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है तो उससे क्या लेना देना? श्रेया प्लीज इलेबोरेट। मतलब मैंने इनसे ये पूछा कि प्रेसिडेंट ही क्यों बना रहा है। जैसे नॉर्मल आंसर तो इन सबका ये होगा श्रेया कि यहाँ पर क्योंकि यूटीज नहीं है इस वजह से, मतलब क्या कहते हैं, रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि वाई राष्ट्रपति ओनली? वो क्यों देख रहे हैं केंद्र शासित प्रदेशों को? यूटीज देखो, एक तो सेंटर के कंट्रोल में आती है ना, और सेंटर यूटीज को कंट्रोल करता है थ्रू इट्स एजेंट हु इज नोन एज प्रेसिडेंट। ये आंसर इसका सही बोल रहे हो, मतलब आप लोग, मैं बस आपको प्रॉपर एक वे बता रहा हूं बोलने का। फाइका क्लियर हो गया? कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके सब चीजें जान जाओगे। ओके, खुशी क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है खुशी? पक्का? हाँ। तो ईशा क्या हुआ इसका आंसर? वाई प्रेसिडेंट इज मेकिंग regulations and rules for peace, progress and good government of 4 UTs? प्रॉपर आंसर दो मुझे, ये नहीं लाइन पसंद आ रही हेड ऑफ द स्टेट यार। हाँ, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखती है हमेशा केंद्र शासित प्रदेशों को। मुझे एक यूटी का नाम बताओ फाइका। देयर इज वन यूटी जिसका कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। देयर इज वन यूटी इन आवर कंट्री। क्या नाम है उसका? तुम बस JNK से तो जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, अपन को श्रेय क्या बोलना चाहिए, MP के पंजाब? कौन सी ऐसी यूटी? बता कौन सी ऐसी यूटी जिसका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ना होकर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है? नहीं होती ऐसी कोई यूटी भाई। यूटी का डेफिनेशन मतलब ही यही होता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। अगर ऐसा होता, दिल्ली
हाँ, दिल्ली की तो और पावर छीन ली गई। दिल्ली कब से भीख मांग रहा था बेचारा। श्रेया, वो मजाक बताया था ना मैंने कुणाल, सीएम केजरीवाल कब से दरख्वास्त कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, हर किसी से बोला, सेंटर से बोला कि दिल्ली को फुल स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला अच्छा बिल्कुल देते हैं। और पावर छीन ली कि अब कोई भी दिल्ली की विधानसभा में बिल बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी के बिना नहीं आ सकता। अच्छा भाई, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन गवर्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर, अगर पता हो तो। तू चुप रह। अच्छा, और गवर्नर कहाँ से उठाए होते हैं? आईएएस ऑफिसर्स। कुणाल बताओ उसको। जितनी भी स्टेट्स होती हैं गवर्नर होते हैं, बस नाम का फर्क होता है। स्टेट्स में होते हैं गवर्नर, और यूटीज में खुशी कौन होते हैं फायका? एलजी। ठीक है। जैसे अगर फायका आपके जीएनके में पूछूं, अगर जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कौन है? गवर्नर के एलजी? एलजी। उसके बाद इस लाइन को पहले कंप्लीट करते हैं। पहले प्रेसिडेंट जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ 4 यूटीज। पहले 5 थे, क्योंकि अब दादरा नागर हवेली दमन एंड दीव एक ही है। इसका नाम केंद्र सरकार ने कुछ और सोचा है वैसे, लेकिन क्या सोचा है वो हमें नहीं बताया अभी, और उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं कराया। ये ठंडे बस्ते में चला गया। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ध्यान ही नहीं दिया इसके ऊपर 2 साल से 3 साल से। ठीक है, बस ये बोल दिया कि दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव अब एक ही यूटी है। तो खैर मेन मुद्दे से नहीं भटकते हैं। अ रेगुलेशन सो मेड, मतलब जो प्रेसिडेंट जो रेगुलेशन बनाएंगे, रेगुलेशन सो मेड हैज द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यूटीज के लिए प्रेसिडेंट जो भी कानूनी व्यवस्था बनाएंगे उसकी मर्यादा उतनी ही होगी, उसकी पावर उतनी ही होगी, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही होगी जैसे कि वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानूनों की होती है। एंड इट में ऑल्सो रिपील और अमेंड एनी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इन रिलेशन टू दीज यूटीज। प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है, वो हटा भी सकते हैं किसी भी वक्त उस रूल एंड रेगुलेशन को, या उसके अंदर किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट, किसी भी प्रकार का चेंज, किसी भी प्रकार का संशोधन भी कर सकते हैं, हालातों के चलते, सिचुएशंस के चलते, वक्त और परिस्थितियों के चलते। पहला वाला पॉइंट समझ में आया? आशिमा, इन सबको जरा एक टूल बताओ जो कि प्रेसिडेंट के हाथ में होता है और उसकी उतनी ही फोर्स होती है जितनी एक पार्लियामेंट की एक्ट की होती है, जब पार्लियामेंट का कोई भी एक हाउस या दोनों हाउस सेशन भी नहीं होते हैं। उस ब्रह्मास्त्र का नाम बताओ। ऑर्डिनेंस। क्या ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, श्रेया, गवर्नर के पास होती है? होती है। गवर्नर जो है, गवर्नर इज एम्पावर टू डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू अ शेड्यूल्ड एरिया इन द स्टेट और अप्लाई विद स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शंस। दूसरा पॉइंट हमें गवर्नर के बारे में राइटर बता रहा है। अगेन देखो दोस्तों, टॉपिक से मत भटकना। हम लोग यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? पार्लियामेंट के लॉज एप्लीकेबल नहीं होते हैं कुछ एरियाज में। हमने पहला पढ़ा प्रेसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू यूटीज। दूसरा पॉइंट है गवर्नर का, राज्यपाल का। गवर्नर जो है उसके पास पावर है, किस चीज की पावर है? कि वो एम्पावर्ड करा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। गवर्नर बोल सकता है कि पार्लियामेंट का कोई भी एक एक्ट वो उस स्टेट में एप्लीकेबल नहीं होगा जिस स्टेट के पास दर्जा है, दायरा है स्केड्यूल्ड एरिया अपने आप को कहलवाने का। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये गवर्नर जब ऐसा प्रोक्लेमेशन कभी भी जारी करेगा या कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन जारी करेगा जहां पर फायका ये बोलेगा कि ये पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट है, ये अप्लाई नहीं होगा इस पर्टिकुलर शेड्यूल एरिया के अंदर, तो वो गवर्नर जिस राज्य का गवर्नर होगा अपने राज्य के लिए बोलेगा या किसी भी राज्य के लिए बोल सकता है? अपने राज्य के लिए।
जैसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे भाई का समझने की कोशिश करो, JNK का लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर कोई भी चीज उसको ये बोलनी है कि पार्लियामेंट का ये वाला एक्ट कानून यहाँ पर लागू नहीं होगा, तो वो JNK का गवर्नर JNK के लिए बोलेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, या फिर दिल्ली के लिए भी बोल सकता है, पुडुचेरी के लिए भी बोल सकता है, असम के लिए भी बोल सकता है, मध्य प्रदेश के लिए भी बोल सकता है, ओनली JNK। ठीक है। लेकिन क्या कभी कोई गवर्नर श्रेया 2 या 3 राज्यों का अगर वो गवर्नर हो तभी ये डिसीजन ले सकता है वो क्या? और ऐसा होता है क्या कि कोई गवर्नर 2 या 3 राज्यों का कंबाइंड गवर्नर एक बना दिया गया हो? विंडो है ऐसी हमारे संविधान में? बिल्कुल। ऐसी 2 या 3 यूटीज का 2 या 3 यूटीज को कंबाइन करके उनका कॉमन एलजी हो सकता है क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर? बिल्कुल। तो गवर्नर इज एम्पावर टू डायरेक्ट दैट कि पार्लियामेंट का कोई भी जो एक्ट है, इट डज नॉट अप्लाई टू शेड्यूल्ड एरिया इन द स्टेट, इन दैट पर्टिकुलर स्टेट जहां पर वो गवर्नर है, या अगर अप्लाई होना भी है ये गवर्नर डिसाइड करेगा। या तो वो कहेगा कि अप्लाई होगा ही नहीं, कहेगा या तो अप्लाई हो रहा है तो कुछ संशोधन, कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ एक्सेप्शंस के साथ ये लागू होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना प्लीज शांत दिमाग से, चाहो तो उसको नोट मेकिंग में अपने लिख लेना, गवर्नर के पास ये जो पावर है ना किंतु परंतु करने की, कि मुझे नहीं लगता कि पार्लियामेंट का ये वाला एक्ट मेरे स्टेट में इंप्लीमेंट होना चाहिए, या मुझे लगता है इंप्लीमेंट होना चाहिए लेकिन कुछ परिस्थितियों और कुछ सरकमस्टांसेस में किंतु परंतु करते हुए इंप्लीमेंट होना चाहिए, ये गवर्नर अटकलें, अड़चने, हर्डल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस पैदा कर सकता है सिर्फ और सिर्फ तभी जब उस राज्य के पास स्टेटस हो शेड्यूल्ड एरिया का, नॉर्मल सरकमस्टांसेस में नहीं। इसलिए फायका खुशी में बार बार बोल रहा हूं कि मेरे लेक्चर में जो मैं गोले मार्क करता हूं, जो हाईलाइट जो करता हूं पॉइंट, वही सबसे मेन एस्पेक्ट होता है। आप प्रीलिम्स का कोई भी साल का पेपर उठा के देख लेना, बाहर में जाए 2024 का पेपर उठा के देख लेना, पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन जो कि लक्ष्मीकांत से अपने मैच करता हुआ आएगा ना, जहां पर भी यूपीएससी ने ट्रैपिंग स्टेटमेंट डाली होंगी, आप मेरे लेक्चर चलाकर बैठ जाना कोई से भी, वो वही चलाकर बैठेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि यूपीएससी के क्वेश्चन मेरे लेक्चर से बन रहे, बिल्कुल नहीं है ऐसा। लेकिन पॉइंट ये कि मुझे ये पता है कि वो ट्रैप कहां लगा सकते हैं, मतलब आप नॉर्मल सरकमस्टांसेस में कैसे गलत सोचने पे मजबूर हो सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज इस प्रकार से मोल्ड करती जाएगी। यही चीज आपको सीखनी है। ये वाला काम आप बिना मेरी हेल्प के कैसे कर सकते हो? आप सब लोग लिख लिख कर पढ़कर। अगर आप लिख लिख कर पढ़ते हो, लिख लिख कर पढ़ाई करते हो, ऑटोमेटिकली आपको ये इंसाइट जाग पड़ेगी कुछ टाइम के बाद, महीनों के बाद, कि अच्छा ये एक ट्रैप है। और एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपने उस ट्रैप को आइडेंटिफाई एकदम से पहले से अगर प्रिपेयर नहीं होकर नहीं भी गए हो जैसे उस चीज़ के लिए कि ये ट्रैप लग सकता था यहाँ पर, लेकिन क्योंकि अगर आपने लिख कर पढ़ा होगा ना तो आपको याद आएगा कि नहीं यार मैंने इसको लिख कर पढ़ा था, ये तो पक्का नहीं हो सकता। ये आपकी रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि बात ये है ट्रैप को आइडेंटिफाई करने के लिए आंखों के सामने उस पेज की इमेज होना बहुत जरूरी होती है। इसलिए तो प्रीलिम्स इतना आसान नहीं रहता। मेरी एक फ्रेंड है, मुझे बोलती रहती है कि दीपांग तुम कितने बड़े गवार हो, 4 साल से तुमसे एक एमसीक्यू का पेपर सॉल्व नहीं हो रहा। उसको लगता है प्रीलिम्स के अंदर सिर्फ एमसीक्यू होता है और आंसर सामने आइडेंटिफाई तो करना। तो वो कहती है कितने बड़े गवार हो तुम, बच्चों को क्या गाइड करोगे जब तुम ही एमसीक्यू नहीं कर पा रहे हो, 4 साल हो गए। 4 मिनट का डिप्रेशन छूकर निकलता मुझे उसकी इस बात से। तो गवर्नर जो है इज एम्पावर टू डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू शेड्यूल्ड एरिया इन द स्टेट और अप्लाई विद स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशंस एंड एक्सेप्शंस। क्लियर है? उसके बाद अब यहां पर एक स्पेसिफिक स्टेट वाइज गवर्नर्स का नाम आपके सामने आने जा रहा है। तीसरा पॉइंट और भी ज्यादा फैक्चुअल है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है? असम का जो गवर्नर है मे लाइकवाइज डायरेक्ट दैट, मतलब लाइकवाइज इन द सेंस कि जैसे मतलब बाकी स्टेट के गवर्नर जो है वो डायरेक्ट करते हैं, असम का गवर्नर और भी और नाम आने जा रहे हैं अभी आपके सामने, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहां पर अलग पॉइंट इसको तो क्या कहते हैं लिखा गया है। ऊपर वाला जो पॉइंट था वो बात कर रहा था शेड्यूल्ड एरिया की। एक स्टेट जहां पर शेड्यूल्ड एरिया एग्जिस्ट करता है या फिर वो स्टेट शेड्यूल्ड एरिया के दायरे के अंदर है और वहां का कोई गवर्नर है, वो क्या बोलेगा पार्लियामेंट के एक्ट के यहाँ पर या तो इंप्लीमेंट ही नहीं होगा या फिर होगा तो विद सम एक्सेप्शंस और मॉडिफिकेशंस। अब शेड्यूल्ड एरिया के अलावा
देयर आर सम एरियाज विच आर नोन एज ट्राइबल एरियाज। ठीक है, अब वहां पर हम लोग, आपके दिमाग में आएगा क्या हम इसको स्केड्यूल ट्राइबल एरियाज बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग पॉलिटी में जो नाम यूज कर सकते हैं, जो जो करते हैं, वो है ट्राइबल एरिया। और ट्राइबल एरिया के अंदर श्रेय होती है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, राइट? कि ट्राइबल एरियाज, जो पॉपुलेशन है ट्राइबल एरियाज के अंदर, उनको ये आज़ादी देना श्रेय कि वो खुद के रूल्स लॉज, अपना इलेक्शन प्रोसीजर खुद बना सके, मतलब कोई उनमें इंटरफेरेंस नहीं करेगा, ताकि उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनका कस्टम सब कुछ इंटैक्ट रहे, है ना? होता है ना ऐसा? तो असम का जो गवर्नर है, ही और शी में लाइकवाइज डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू अ ट्राइबल एरिया। अब यहां पर ब्रैकेट में ये क्यों लिखा हुआ है? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। ट्राइबल एरियाज के पास हमारे देश में दर्जा ही यही होता है कि उनमें जहां पर ट्राइबल एरियाज है ना, और जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन की बेल्ट है, वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। एक बार के लिए आप भले ही इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नहीं जानते होगे, लेकिन नाम से क्या पता लग रहा है? जरा डिफाइन करना ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को। आ, आ, हाँ, अपने खुद के लॉज बना सकते हैं। और निर्वैर, और डेफिनेशन दो जरा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन की। ट्राई करो, गलत हो गया तो मैं हूं, बस यही है। छत से कूद जाओ अभी जाकर। हाँ, और कोई बताओ। अपने खुद के अपने खुद के बस लॉज को प्रोटेक्ट करना। हाँ, अपने खुद के, देखो लॉज, वो तो आप लॉज एंड रूल्स की बात ही कर रहे हो। देखो उसके अंदर ना लैंग्वेज, कस्टम्स, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, उनके सारे वो चीज़ें वो आ जाती हैं जो कि उनके रोज़मर्रा के जीवन को प्रभावित कर सकती हैं या करती हुई आई हैं। और उनको उस चीज़ से डेविएट नहीं होना। मतलब जब डेविएट नहीं होना का मतलब क्या होता है? हम देखो, ट्राइबल पॉपुलेशन को जनरल पॉपुलेशन से कैसे अलग मानते हैं? सबसे पहले मुझे ये बताओ। एक डिफरेंशिएशन सबसे बड़ा क्या होता है बताओ? लैंग्वेज कह सकता हूं मैं? लैंग्वेज तो नहीं होता है। कल्चर में क्या? कल्चर तो एक बहुत ब्रॉड टर्म है ना। आप फाइका, यू आर 100% राइट, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, हमसे डिस्कशन कर रहा हूं मैं अभी आपके साथ, कि कल्चर तो थोड़ा एक बहुत ब्रॉड टर्म हो गया ना। लाइवलीहुड, ओके, लाइवलीहुड के अंदर ज्यादा घुसकर मुझे एग्जांपल बताओ। वो ज्यादातर फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं, हंटर गैदरर्स होते हैं, है ना? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, जो हम लोग हैं, हम लोगों को, मतलब जो पूरी जो सोसाइटी जैसे रह रही है, घर है, गाड़ी है, मेट्रोज में ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब चाहे खुद की गाड़ी है, चाहे किराए की गाड़ी, चाहे जैसे मर्जी है, हम शहरी व्यवस्था का पार्ट हैं। हम मॉल जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, सब्जी लेकर आते हैं। रोज़मर्रा के जीवन में ऑलमोस्ट 90% हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी एक जैसा काम कर रहे हैं। लिविंग स्टेटस भले किसी का ऊपर नीचे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑलमोस्ट सेम तरह का काम कर रहे हैं अपने रोज़मर्रा के जीवन में। इसको सोशोलॉजिकली बोलते हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी। क्या बोलते हैं? मेन स्ट्रीम सोसाइटी। अब जब हम लोग ट्राइबल पॉपुलेशन को कभी अप्रोच करते हैं कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बन जाओ, तो उनका रिस्पॉन्स जनरली क्या होता है? हमेशा 99% टाइम्स, क्या उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बनना है? लेकिन हम उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट क्यों बनवाना चाहते हैं? ताकि वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वो सारी अपॉर्चुनिटीज एंजॉय कर सके जो कि बाकी लोग कर रहे हैं, बाकी सिटीजन कर रहे हैं, राइट? लेकिन जब उनको ऐसा करने का मन नहीं है, तो हम दूसरी कंट्रीज की तो बात यहां पर कर नहीं सकते, लेकिन हमने अपनी कंट्रीज में उनके लिए क्या कर रखा है कि यस, हम तुम्हारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, तुम्हें फोर्सफुली
फाइका ऐसा नहीं करने दिया जाएगा कि मतलब तुम्हें फॉलो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का मतलब मेन स्ट्रीम सोसाइटी के जो कस्टम्स हैं, मैनर्स हैं, उनको तुम्हें मतलब फॉलो करना ही करना है, राइट। अब देखो राइटर क्या कह रहा है यहाँ पर। गवर्नर ऑफ असम में लाइकवाइज डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू अ ट्राइबल एरिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट और अप्लाई विद स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। ऊपर वाला पॉइंट ये है, बस यहां पर कीवर्ड है ट्राइबल एरिया, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट के पास सेम पावर है विद रिस्पेक्ट टू ट्राइबल एरियाज यानी कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स इन मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। कौन सी सेम पावर है? रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की। यहां पर लेकिन इन दो पॉइंट्स में डिफरेंस क्या है और ये दो पॉइंट्स इतने खतरनाक क्यों हैं? एंड आई एम टेलिंग यू 2024 के लिए, 2024 के फिल्म्स के लिए इन पे अपना फोकस बहुत मजबूत रखना है। इनफैक्ट ये वाला चैप्टर जो है 2024 के फिल्म्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप यहां पर ध्यान से समझो, गवर्नर जो है वो स्केड्यूल्ड एरियाज को देखते हैं, मतलब देखते कैसे कि पार्लियामेंट का कोई भी लॉ है यहाँ पर इंप्लीमेंट होना है तो कैसे होना है, चेंज होकर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल भी क्या एक्सेप्शंस होंगी, क्या मॉडिफिकेशंस होंगी, वो गवर्नर देख लेगा। जब ट्राइबल एरियाज की हम लोग बात करते हैं, ट्राइबल एरियाज की अगर हम लोग बात करें तो ट्राइबल एरियाज हमारे देश में किसको बोले जाते हैं? 6 शेड्यूल्ड एरियाज, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। उनमें से असम में गवर्नर जो है वो डिसाइड कर सकता है कि पार्लियामेंट का कोई भी जो कानून है वो इंप्लीमेंट होगा इन ट्राइबल एरियाज में कि नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा, क्या एक्सेप्शंस होगी, क्या मॉडिफिकेशंस होंगी। लेकिन जब बात आती है, असम को साइड कर दो, एक बार के लिए मैं इसको मार्क भी कर देता हूं आपके लिए, असम को एक बार के लिए साइड कर दो, लेकिन जब बात आती है मेघालय की, त्रिपुरा की और मिजोरम की, तो यहां पर जो है, जो पावर है लॉज एंड रूल्स बनाने की, जैसे प्रेसिडेंट जो है वो 4 यूटीज के लिए वाला काम करते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव और लद्दाख। लेकिन ये ट्राइबल एरियाज तो नहीं है, उनके लिए प्रेसिडेंट क्या करते हैं? रूल्स एंड लॉज बनाते हैं। किसके लिए? उनके पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। अब यहां पर क्या है, जो राइटर आपसे कह रहे हैं ना, प्रेसिडेंट एंजॉय द सेम पावर, तो राइटर आपको अगेन यहां पर यही बोलना चाह रहे हैं, पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट। और ट्राइबल एरियाज की जब बात आती है, उनके ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की जब बात आती है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में, नॉट इन असम, ओनली मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वो देखरेख किसके अंतर्गत आता है? प्रेसिडेंट के अंदर। असम का देखरेख ट्राइबल एरिया का किसके अंतर्गत आता है? गवर्नर के अंदर। स्केड्यूल्ड एरियाज का देखरेख किसके अंदर आता है? उस पर्टिकुलर राज्य के सारे गवर्नर्स के अंदर। और 4 यूटीज का देखरेख जिनके पास लेजिस्लेचर नहीं है, उनका देखरेख किसके अंतर्गत आता है? प्रेसिडेंट के अंदर। ये 4 स्टेटमेंट है, और ये आपका किसी भी साल 2024, 25 या 26 के में जब ये स्टेटमेंट आएंगी ना, आराम से 4 पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया, 4 एनालिसिस हो जाएंगी। इतना टाइम वेस्ट करवा देगी आपका, इतना टाइम वेस्ट कि आधा घंटा आप इसी क्वेश्चन को लेकर बैठे रहोगे, फिर भी आप राइट आंसर तक नहीं पहुंच सकते। दिक्कत सिर्फ क्या आएगी? रिकॉलिंग कैपेसिटी। और आप ऐसी जगह पर ऐसी एनालिसिस में ना दूसरों से एज ले सकते हो आप। इसलिए मैं कहता हूं आपको कुछ नहीं, मतलब ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को लिख लिख के पढ़ा करो, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो। 2025-26 वाले में से 26 वाले तो बहुत बेहतरीन तरीके से वाला काम कर सकते हैं। सर बता रहा हूं, पहली बार में आपकी नैया पार हो जाएगी, लेकिन उतना जज्बा फिर हर किसी में उतना मेंटेन रहता नहीं है। लोगों को लगता है मैं कितना स्लो चल रहा हूँ, वो चल रहा हूँ, पर ये भी तो चीज़ सोच के देखो ना, आप जो सामने वाला जो पर्सन एक दिन में आधी किताब तक पहुंच जा रहा है, आप हो सकता है कि एक चैप्टर भी आपका कंप्लीट ना हो, लेकिन वो आपका 6 महीने के बाद हिसाब किताब उतना ही रहेगा। क्यों? रिकॉलिंग कैपेसिटी। पूरा एग्जाम रिकॉलिंग कैपेसिटी पे 24 का पेपर देख लेना, 23 में 75%, 2023 के में 75% क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर उन्होंने पूछा था ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 3 इज करेक्ट। सबसे बड़ी हिंट थी यूपीएससी 2023 की कि अब हम पैटर्न ऐसा करके जा रहे हैं, 24 में एक सिंगल क्वेश्चन आपको नहीं दिखने वाला जिसके अंदर होगा 2 ओनली, 3 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 3 ओनली, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ रिकॉलिंग कैपेसिटी का खेल है। क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आएंगे, जो नॉर्मल किताबें पढ़ते हो उन्हीं से आएंगे, लेकिन इतनी ज्यादा रिकॉलिंग कैपेसिटी का गेम होगा ना। अब यूपीएससी कहता था ना कि
बच्चों की कंप्लेंट होती थी यूपीएससी से कि रैंडमली कुछ भी तितली के बारे में, चिंपैंजी के बारे में कुछ भी उठाकर पूछ लेता है। अब यूपीएससी कहेगा तुम्हारी औकात पे ही जाकर बात करते हैं। अब हम जो तुम पढ़ रहे हो हम उसी से पूछेंगे, अपनी औकात दिखाओगे कितनी रिकॉलिंग कैपेसिटी तुम्हारे अंदर। 24 का प्रीलिम्स 1200 सीटें निकली हैं, 2016 का जैसा प्रीलिम्स आया था उसके लेवल पर होगा। बस दिक्कत ये होगी, इजी बहुत होगा, सब कुछ सुना सुनाया होगा आपका, रिकॉल नहीं कर पाओगे लेकिन जब तक शांत दिमाग नहीं होगा या फिर बहुत रिवीजन नहीं कर रखी होगी। और रट्टू तो वालों का गेम भी नहीं है, क्योंकि एनालिसिस भी तो करनी पड़ेगी लिमिट करने के लिए स्टेटमेंट को। ये कहना सिर्फ कि ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट, तो आपको यकीन तो होना चाहिए ना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि हिंट तो खत्म ही हो गई 1 एंड 2 ओनली की। सबसे ज्यादा टाइम वेस्टिंग पेपर होगा 2024 का, सबसे ज्यादा टाइम वेस्टिंग पेपर आज तक के यूपीएससी के इतिहास का। 50 क्वेश्चन भी लोग कर पाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी 2024 में। 50 क्वेश्चन भी अगर टाइम लगाकर अगर सॉल्व कर पाए तो देख लेना, गारंटी मेरी। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।